नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात पटना की, जहां पर मकान मालिक और किराएदार के बीच जमकर मारपीट की तस्वीरें सामने आई। और देखिए कैसे एक मकान मालिक अपने ही मकान को खाली कराने के लिए किराएदार के आगे पहले लाख मिन्नतें करता है, उसके बाद बातचीत से बात आगे निकल जाती है और ये मारपीट में तब्दील हो जाती है। तस्वीरें आपके सामने राजधानी पटना की, जहां पर यह संग्राम सड़क पर हो रहा है और यह संग्राम इसलिए हो रहा है कि मकान मालिक अपने घर से किराएदार को घर खाली करने के लिए महीनों से मिन्नत करता नजर आया, लेकिन किराएदार घर खाली करने को तैयार नहीं थे। कंकड़बाग की यह तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां चंद्र कुमार झा के परिवार वालों ने किराए पर मकान दिया गजेंद्र सिंह को, लेकिन जब इस मकान को खाली करने की बारी आई तो गजेंद्र सिंह ने घर को खाली करने से इनकार कर दिया। मकान मालिक अब अपना घर वापस चाहते हैं, लेकिन किराएदार इसे खाली करने को तैयार नहीं है। किराएदार पर मकान मालिक ने मारपीट करने का आरोप लगाया है। अगली खबर छपरा से, जहां पर अपने पिता ने ही बेटे की हत्या कर दी। आपसी विवाद और इस विवाद ने मारपीट का रूप लिया और उसके बाद बेटे के सिर में सोई हुई अवस्था में पिता ने गोली दाग दी। तस्वीरें आपके सामने छपरा के नगरा थाना क्षेत्र की। बताया जा रहा है कि अफार गांव में इस वारदात को पिता ने ही अंजाम दिया, जहां पिता नागेंद्र शाह ने अपने बेटे को सिर में गोली मार दी जब वो सो रहा था। परिजन इस मामले को लेकर हालांकि कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। आरोपी के पास से देसी पिस्टल, 3 गोली और एक खोखा की बरामदगी की गई है और इस आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इससे अब इस वक्त पूछताछ की जा रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक के बाद एक घटनाएं इस वक्त कानून व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर सवाल खड़े करती हैं। जहां पर भागलपुर की यह तस्वीर, जुआ खेलने के दौरान विवाद की शुरुआत हुई और उसके बाद ये मौत में तब्दील हो जाती है। हालांकि पुलिस कह रही है कि अब इस पूरे मामले की छानबीन की जाएगी और असल वजह क्या रही, इस हत्याकांड के पीछे वो जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन जो पड़ोसी हैं, जो परिवार वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि जुआ खेलने को लेकर विवाद हुआ था और उसी के बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। अपराधियों ने युवक के सिर में गोली मारी और मौके से फरार हो गए। घटना स्थल पर ही युवक की मौत हो जाती है। और बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां पर बालू उतारने के दौरान मजदूर की मौत हो गई है। 2 मजदूर इस बालू की जद में ही आ गए और दबने की वजह से 2 मजदूरों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि बालू उतारने का काम चल रहा था और इसी दौरान 3 मजदूर बालू के अंदर दब जाते हैं। 2 मजदूरों की मौत हो गई, 1 मजदूर को बाहर निकाल लिया गया। गंगा नदी घाट पर यह हादसा हुआ है, जहां अवतार नगर के गोराईपुर में बालू उतारने का काम किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान अचानक से बालू उतारने के क्रम में ही बालू पलट जाती है और इसमें दब जाते हैं 3 मजदूर। 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 1 मजदूर को घायल हुए अवस्था में ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से बाहर निकाला है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंगेर में अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि व्यवसायी किसी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, जिस दौरान अपराधियों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सदर प्रखंड कार्यालय के पास हत्या करने के बाद ये अपराधी यहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि हत्या के पीछे वजह क्या रही, क्यों व्यवसायी को टारगेट किया गया, व्यवसायी की हत्या किन लोगों ने की, किस वजह से की, ये सारी चीजें तफ्तीश के दायरे में है। अपराधियों ने घटना को अंजाम देने के बाद यहां से वो फरार हो जाते हैं। हालांकि सीसीटीवी को अब खंगाला जा रहा है। जो आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, अब उनके जरिए पुलिस अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। वर्धा गया था बारात में, वर्धा से लौट रहा था, ब्लॉक के पास उसको गोली मार दिया। वहाँ का हम लोग को पता नहीं था, लेकिन जब ग्रामीण हमको खबर किया तो हम लोग गए, जाकर देखें कि लाश पड़ा हुआ है।
अररिया के जोकीहाट के एक सरकारी कन्या मध्य विद्यालय की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर जुम्मे के नमाज के दिन छुट्टी दी जाती है। सवाल अब यहां पर यह उठता है कि ये सरकारी कन्या मध्य विद्यालय है। अररिया के जोकीहाट में 150 से ज्यादा ऐसे स्कूल भी हैं जहां शुक्रवार को छुट्टी रहती है, और अररिया फारबिसगंज की खास तौर पर बात की जाए तो कम से कम 200 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां पर शुक्रवार को ही छुट्टी दी जाती है। विभाग से छुट्टी को लेकर कोई हालांकि आदेश नहीं है, लेकिन मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता ये कहते जरूर हैं कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहाँ पर बच्चे जो पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, जो शिक्षक यहाँ पढ़ाने का काम करते हैं, वो सभी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से ज्यादातर संख्या मुस्लिम बच्चों की, और इसीलिए जुम्मे की नमाज के दिन इन्हें साप्ताहिक छुट्टी दी जाती है। संवाददाता सतीश कुमार ने बंद स्कूलों का जायजा लिया और इसके पीछे की असल वजह को जानने की कोशिश की। अभी हम मौजूद हैं अररिया शहर के एक स्कूल में। स्कूल का नाम है कन्या मध्य विद्यालय खरैया बस्ती अररिया, और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला लटका हुआ है और जुम्मे के दिन यानी फ्राइडे को इस स्कूल में बंदी होती है और रविवार को यह स्कूल खुला होता है। तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये कन्या मध्य विद्यालय खरैया बस्ती है और यहाँ पर न शिक्षक हैं न कोई छात्र है, पूरा सन्नाटा है। तो जाहिर तौर पर जो व्यवस्था हमने दिखाई थी, बताई थी कि जुम्मे के दिन जो है सरकारी स्कूल में छुट्टी होती है। हम बता दें कि जोकीहाट का जो इलाका है, जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में करीब 150 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर यह बंदी होती है फ्राइडे के दिन और रविवार को खुलता है। इसके अलावा अररिया विधानसभा की बात करें, फारबिसगंज शहर की बात करें, या ज़िले में लगभग 200 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जिसकी बात करें तो वहाँ पर जो ये व्यवस्था है कि यहाँ पर स्कूल जो है फ्राइडे के दिन बंद होता है। स्कूल का जो स्थानीय समिति होता है उसके सदस्य हमारे साथ हैं। ये बताइए कि क्या व्यवस्था है और फ्राइडे के दिन बंदी का जो चलन है वो उस पर आप क्या कहें? ऐसा है कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र के नाते जुमा के दिन हम लोग जो है जुमा की तैयारी के लिए स्कूल को बंद किया गया, पूर्व से चला आ रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र लगभग 45 से लेकर 48 साल उम्र होगा। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से संडे छोड़ के जुमा के ही दिन में बंद रहता है। तो ऐसा कोई सरकार का निर्देश है या विभाग का निर्देश है? हम लोगों को तो इसकी जानकारी नहीं है, मगर पूर्व से चला आ रहा है। जो विद्यालय प्रबंध समिति के जो स्थानीय समिति के सदस्य हैं, मासूम मिजान का साफ तौर पर कहना है कि विभाग द्वारा ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद से ही, लगभग आज़ादी के बाद से ही वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है और सीमांचल के ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर फ्राइडे के दिन यानी जुम्मे के दिन बंद रहता है और रविवार को स्कूल खुला रहता है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में एक लड़की के साथ छेड़खानी और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और इस मामले के सामने आने के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है कि शराब और गांजे के धंधे में शामिल युवक की तरफ से लड़की के साथ छेड़खानी की कोशिश की जाती है, मारपीट की जाती है, जिसके बाद अब गांव में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पूरे घटनाक्रम को जानने की कोशिश की जाती हुई हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सदर अनुमंडल इलाके में इन दिनों आपराधिक वारदात काफ़ी बढ़े हुए कहे तो चरम पर है और एक बार फिर मुसरी घरारी थाना इलाके में एक लड़की के साथ मारपीट और छेड़खानी की घटना हुई है, जिसके बाद यहां पर मुसरी घरारी पुलिस पहुंची है और यहां पे जांच में जुटी है और जो पुलिसकर्मी यहां पे पहुंचे हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या घटना हुई है, क्या है मामला। ये अभी हमको सूचना पटना से आया है इस गाड़ी पे कि वहाँ लड़की से छेड़छाड़ कर दिया है, वहाँ जाकर देखिए। हम आए हैं, जांच किए हैं, देखे हैं। जहाँ पे शराब की बोतल जो आरोपी हैं उनके पास दुकान के पास से यहाँ पर जो है यही सब गांजा बेचता है, दारू 12 बजे रात तक का जो है से ये सब जो दुकान चलाता है, ये सब घटना करता है।
क्राइम करता है। स्थानीय लोग हैं, उनका बताना है कि अपराधियों का ये अड्डा है और खुलेआम यहाँ पे गांजा और शराब की बिक्री की जाती है और तस्वीर जो है वो झूठ नहीं बोलती है और ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ कह रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में जो पुलिस यहाँ पहुँची है उनके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और इस 21वीं सदी में सरकार की तमाम योजनाएं लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के बड़े लंबे चौड़े दावे करती हैं। बिहार में भी सरकार की तरफ से कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इसी बिहार के औरंगाबाद के मदनपुर गांव हम आपको लेकर चलते हैं, जहां पर बूंद बूंद पानी के लिए महिलाओं की टोली अहले सुबह घर से निकल जाती है और 2 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद जाकर दूसरे गांव से इन्हें पानी की एक बूंद भी नसीब होती है। ये तस्वीर उसी व्यवस्था पर, उसी सिस्टम पर सवाल खड़े करती है, जहां गांव में न तो एक कुआं है, न चापाकल का ही कोई इंतजाम, लेकिन चुनाव में शामिल नेता, जनप्रतिनिधि की भूमिका निभाने वाले तमाम लोग इस गांव में चुनाव के दौरान जरूर पहुंचते हैं, लेकिन साल बीतता चला जाता है, तस्वीर नहीं बदलती और माथे पर तसली लेकर के ये जो महिलाओं की टोली आपको नजर आ रही है, ये बूंद बूंद पानी के लिए 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर दूसरे गांव जाती हैं और फिर पानी लेकर अपने गांव वापस लौटती हैं और तब जाकर इनके एक दिन का जीवन यापन करने के लिए पानी की जिस जरूरत को ये पूरा करती हैं, अब इन लोगों के अंदर इसी मुश्किलात ने, इसी परेशानी ने नाराजगी को खुलकर सामने ला दिया है। लोग अब अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये हालात सरकार के दावों के बीच क्यों हैं। हम के देखे थे खाली तो कहे वोट से तुम के वोट दे दे थी बाले बचे और ना हमें के कोई रोजगार था। पानी नहीं कहे कि पानी पिया तो पानी हमें क्या ना देखे यार। पीएचईडी से संबंधित हम लोग इस जिला में 694 वार्ड मेरा है पीएचईडी का और शेष वार्ड पंचायती राज विभाग का है, तो 694 में मेरा सभी योजनाएं लगभग चालू है। और चलिए अव्यवस्था का एक और आलम हम आपको दिखाते हैं जो बेगूसराय से नजर आया और ये है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में आमूल चूल परिवर्तन के दावे करने वाले सिस्टम की, जहां पर न तो अस्पताल में डॉक्टर आते हैं और ना ही कोई नर्स आपको नजर आएगा। करोड़ों की लागत से भवन का निर्माण जरूर करा दिया गया, लेकिन इस भवन के निर्माण के बाद जो मरीजों को सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा मरीजों को मिल नहीं पा रही है। लोग अब इसे लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र बीरपुर प्रखंड के गेनहरपुर पंचायत की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां एएनएम कभी कभार केंद्र में आपको नजर आ जाएंगी। ज्यादातर यहां पर ताला ही लटका रहता है। मरीज यहां से आकर दीवारों को, मकान को और इस बिल्डिंग को देखकर वापस लौट जाते हैं, लेकिन डॉक्टर इन्हें दूर दूर तक नजर नहीं आते। इस संबंध में सिविल सर्जन हालांकि ये जरूर कहते हैं कि जांच की जाएगी, पता किया जाएगा कि दोषी कौन है इसके लिए और उन दोषियों को चिन्हित करने के बाद कार्रवाई जरूर होगी। सब दिन बंदे रहता है। हम लोग इधर खेत है, आते हैं देखते हैं स्वास्थ्य में डॉक्टर कंपाउंडर नहीं रहता है, न दवा विरोध व्यवस्था है। अच्छा। इसलिए हम लोग परेशान रहते हैं पूरा ग्रामीण। ग्रामीण से कुछ कंप्लेन मिला था जी, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है अक्सर बंद रहता है, तो हम लोग आए यहाँ देखने के लिए। तो सही में बंद है। एक दिन और आए थे, वो बेगूसराय जिला साहित्य जांच में, उस दिन भी बंद था। हम चाहते हैं सुचारू रूप से चले। मेरी जानकारी में तो है कि शकुंतला देवी नाम की एक जीएनएम वहाँ पर स्थापित है और काम भी कर रही हैं। अब आपके थ्रू ये बात मेरे संज्ञान में आया है तो मैं अविलंब इसका जांच कराऊंगा और इतने दिनों से उन्होंने क्या काम किया और कहाँ काम किया इसकी पूरी जानकारी लेकर के। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और इसे लेकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में उत्साह का माहौल है। लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि बाघों की संख्या इस रिजर्व में बढ़कर अब 50 तक पहुंच गई है। इसके लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे कार्यों की या वन विभाग की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की अब लोग सराहना कर रहे हैं। संख्या लगातार धीरे धीरे बाघों की बढ़ी है। हाल की अगर गणना की बात की जाए तो इसके मुताबिक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 50 से ज्यादा बाघ हैं। बाघ दिवस पर यहाँ आयोजित कार्यक्रम के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मुन्ना राज।
इसका मुख्य उद्देश्य है जो व्याघ्र के संरक्षण के लिए विगत वर्षों में जो विशेष प्रयास किए गए हैं हर स्तर पर, उसमें जो हमारे स्थानीय स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको जागरूक करना और उनका सहभागिता प्राप्त करना, स्कूल कॉलेज जितने हैं निकटवर्ती उनके व्याघ्र संरक्षण, वन संरक्षण और किस तरह ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है उस संबंध में विशेष जागरूकता के उद्देश्य से हम लोग आज का आयोजन कर रहे हैं। आज ग्लोबल टाइगर डे है और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ाने वाला पहला टाइगर रिजर्व बन गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाल के दिनों में ग्रासलैंड मैनेजमेंट और कुशल प्रबंधन का ही नतीजा है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तेजी से बाघों की संख्या वृद्धि करने वाला अभयारण्य बन गया है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वर्ष 2018 से 2020 के बीच में बाघों की संख्या 40 के आसपास थी, जो बढ़कर फिलहाल 50 के आंकड़ा को पार कर रही है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण और मॉनिटरिंग का नतीजा है कि आज वन एवं पर्यावरण विभाग बढ़ते बाघों की संख्या को लेकर उत्साहित है। वाल्मीकि नगर के 900 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जंगल की हम बात करें तो 1978 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से यह जंगल जाना जाता था, जिसको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 1994 में घोषित कर दिया गया और तब से वाल्मीकि नगर के इस जंगल को टाइगर रिजर्व का दर्जा मिल गया। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाल के दिनों में बाघों की संख्या बढ़ी है और यह आंकड़ा करीब 50 को पार कर गया है। हालांकि इको टूरिज्म के तहत देश भर के सैलानियों को भी यहाँ वाल्मीकि नगर में बाघों को नज़दीक से देखने का मौका जरूर मिलता है। तो आज टाइगर डे पर पूरा वन विभाग उत्साहित है और जब भी बाघ के आंकड़ा देश स्तर पर सार्वजनिक होते हैं तो उसमें एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का नाम भी सामने आता है। तो कुल मिलाकर कहें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ग्रासलैंड मैनेजमेंट और कुशल प्रबंधन ने निश्चित तौर पर बिहार को गौरवान्वित करने वाला संदेश दिया है और यहाँ बाघों के आंकड़ा तेजी से बढ़े हैं और यह कुनबा धीरे धीरे बढ़कर देश के अन्य अभयारण्यों की बराबरी करने को तैयार है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और अगली खबर किसानों से जुड़ी हुई, जिसमें बिहार सरकार ने सूखे के हालात को ध्यान में रखते हुए डीजल अनुदान देने की घोषणा कर दी है। हालांकि ये डीजल अनुदान लेने के लिए आपको आवेदन ऑनलाइन करने होंगे। कैसे करेंगे आप ऑनलाइन आवेदन, किन बातों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है जिसके बाद आपको ये अनुदान हासिल हो सकता है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी रविएस नारायण। मानसून में बेहतर बारिश नहीं होने के कारण बिहार में सूखे जैसी स्थिति आ गई है और ऐसे में बिहार सरकार ने डीजल अनुदान राशि देने की घोषणा की है और इसके लिए किसान जो आवेदन है वो आज से ही कर सकते हैं। जी हाँ, आज से शुरुआत की गई है कि डीजल अनुदान के लिए किसान जो है आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कैसे आवेदन करना है, किन किन नियमों का पालन करना है, क्या ध्यान रखना है, उन सारी बातों की जानकारी जो है आज हम आपको देते हैं। सबसे पहले अगर डीजल अनुदान के लिए आपको अगर आवेदन देना है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जाकर के आप गूगल पे टाइप करेंगे और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जैसे ही आप टाइप करते हैं तो एक आवश्यक सूचना आपके सामने आती है और यहाँ पे बताया गया है कि केवाईसी की अंतिम तिथि जो है वो 31 जुलाई तक है। इसे ज़रूर करवा लें, इसे आप हटा सकते हैं। उसके बाद इसका होम पेज खुलेगा। होम पेज में बहुत सारे आपको लिंक दिए गए हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे दूसरा लिंक है, बीच में पंजीयन किसान है, डीजल अनुदान खरीफ यहाँ पे लिखा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, डीजल अनुदान खरीफ के ठीक नीचे में ब्लू कलर से लिंक दिया गया है, आवेदन करें 2022-23 के डीजल अनुदान के लिए, खरीफ की फसल के लिए। लेकिन जैसे ही इसे आप खोलेंगे तो आप ये पूरा का पूरा पेज खुलेगा और अनुदान का प्रकार, यहाँ पे आप जब भरने के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा अनुदान का प्रकार क्या है। अनुदान के प्रकार को सेलेक्ट करेंगे आप तो इसमें डीजल अनुदान आवेदन आपको दिखाई पड़ता है, जिसमें यहाँ पे कहा जाता है कि फसल के लिए ये योजना खरीफ फसल के लिए लागू है। सबसे ज़रूरी जो बात यहाँ पे ये नोटिस, ठीक यहाँ पे एक नोटिस आपके सामने आएगा और इसमें ये बताया गया कि खरीफ फसल में आप जो आवेदन करने जा रहे हैं, जो डीजल की रसीद है, आपके पास जो डीजल की रसीद है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसको स्कैन कर लें और
100 kV से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखें सभी किसान की अगर कोई भी डीजल की रसीद लेते हैं तो कंप्यूटराइज रसीद लें और वही यहाँ पे एक्सेप्ट करें। सभी जो किसान जो परेशान है, सिंचाई करना चाहते हैं, डीजल अनुदान लेना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करना शुरू करें और आवेदन की जो तिथि है वो आज से शुरू हो गई है। और अब बात बीजेपी संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक की। तो 30 और 31 जुलाई ये वो 2 तारीख है जब यहां पर इसे लेकर के भव्य आयोजन, और इस आयोजन की भव्यता का अंदाजा आप तस्वीरों से लगा सकते हैं, जिसके लिए राजधानी पटना को पूरी तरह से बैनर और पोस्टर से पाट दिया गया है। भव्य तोरण द्वार का निर्माण किया गया है। ज्ञान भवन को एक नया लुक, एक नया रंग दिया गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करने वाले हैं। कल से पटना में इसकी शुरुआत हो रही है। 31 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह लोगों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर पटना में भव्य तैयारी इसके लेकर की गई है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बताते चलिए पूरा कार्यक्रम जो है वो ज्ञान भवन परिसर में होना है और इसीलिए इस ज्ञान भवन को एक नया लुक दिया गया है। बिहार की संस्कृति और गौरव को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है और इस पूरे परिसर को नए तरीके से सजाया और संवारा गया है। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवि एस नारायण ने। बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल से पटना में शुरू हो रही है और कल से 2 दिवसीय चलने वाले इस राष्ट्रीय सम्मेलन में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा वो शामिल होंगे और 31 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पटना पहुंच करके तमाम प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कल जब जेपी नड्डा पटना पहुंचेंगे तो पटना पहुंचने के बाद यहाँ पे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले यहाँ पे रोड शो होगा और यहाँ पे ग्राम संसद के द्वारा बिहार चैप्टर 2 का भी आयोजन किया गया है, जहां पे तमाम बिहार भर से जो मुखिया हैं, जो ग्रामीण प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, वो शामिल होंगे। जिस ढंग से यहाँ पे तैयारी की जा रही है वो क्यों अनोखा है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे आपको बुकलेट दिखाते हैं कि जहाँ पे इस पूरी तैयारी का जो नक्शा है वो कैसे है और किस ढंग से ये तैयारी की जा रही है। अच्छा, ये इस तैयारी को आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? यस सर। क्या क्या इस यहाँ पे तैयारी हो रही है और कितना अनूठा होगा ये सर संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है वो बहुत ही भव्य तरीके से हो रही है। हम लोग ने पूरी प्लानिंग किया है, इवेंट को पूरे प्लान किया है। हम लोगों ने पूरे आउटडोर से लेके इंडोर तक पूरे इवेंट को प्लान किया गया है। क्या बना रहे हैं? बहुत सारे ये मुख्य द्वार होगा। ये मुख्य द्वार होगा। ये मुख्य द्वार होगा। 2 मुख्य द्वार यहाँ पे बनाए गए हैं। 2 मुख्य द्वार हैं, प्रवेश द्वार। ये राजगीर की लग रहा है कि ये ऊपर से हम लोगों को शांति स्तूप दिखाया है। ये अंदर के हम लोगों ने डेकोरेशन को ये किया है, प्लान किया है। ये फ्लैग से बहुत सारे फ्लैग को ये अंदर में इंस्टॉलेशन, ये है संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा का कार्यकारिणी इंस्टॉलेशन है। बहुत सारे हैं। ये पूरा परिसर जो है वो क्या अटल परिसर के नाम से? ये पूरे परिसर का नाम दिया गया है अटल परिसर। और ये क्या है? ये 4 फीट रेडियस में बहुत बड़ा लोटस का पीवीसी का एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन स्वागतम के लिए, वेलकम के लिए रखा गया है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बन रहे हैं? हाँ, सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पे बन रहे हैं। 2 सेल्फी पॉइंट है। देखना होगा कि कल जब ये कार्यक्रम शुरू होता है, जेपी नड्डा यहाँ पहुँचते हैं तो लोगों को क्या संबोधित करते हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।